दोस्तों में जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रोज पत्रिका। जैसा कि अभी हम जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी की हम बात करें, जो सरकारी कॉलेज है उनकी हम बात करने वाले हैं। जो रेसे हैं छात्रों का जो एडमिशन वगैरह है 12,55,806 जो छात्रों ने फॉर्म भरे, जिसके अंदर से हम आपको बता दें 7 लाख से ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वो निजी कॉलेजों में भरे गए हैं और 5 लाख फॉर्म जो है सरकारी जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर भरे गए हैं। तो इसको लेकर के जो यहाँ के छात्र नेता उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इतना बड़ा जो रेशे है 2 साल के अंदर 70,000 जो स्टूडेंट हैं वो सरकारी कॉलेजों में जो है फॉर्म नहीं भर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये सारी जो बातें हैं वो भी जानेंगे और साथ में जो है 30% जो है सीटें खाली रही इस बार, उसकी भी बात करेंगे। विजयपाल जी, जो रेशे गिर रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों का, उसको लेकर के क्या कहना है? क्यों जो है इतने जो गिरावट आई है, 70,000 जो गिरावट आई है 2 साल के अंदर, छात्र जो है सरकारी कॉलेजों को छोड़ करके निजी कॉलेजों में जाना पसंद कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सरकारी कॉलेजों की जो स्थिति है वो बिल्कुल भयानक है, बहुत भयावह स्थिति है। वो स्थिति वो कोई एक दिन में नहीं बनी, वो लंबे समय में वो स्थिति बनी है। आज स्थिति ये है कि ना वहाँ कॉलेजों के पास बिल्डिंग है, और जो बिल्डिंग है वो 60 70 साल पुरानी बिल्डिंग है जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। अब उनकी छतें गिरना शुरू हो चुकी हैं। कभी भी कोई भी कॉलेज बड़े हादसे का रूप ले सकता है। ना कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, ना कॉलेजों में टीचर्स रहे हैं, भर्तियाँ पूरी नहीं हो रही। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले कई सालों से भर्ती का इंतज़ार है। लगभग 800-900 की जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ खाली हैं, मतलब आधे से भी कम वैकेंसी यहाँ भरी हुई है। तो फिर ऐसी स्थिति में छात्र यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्यों पढ़ने आएगा जब वहाँ स्टाफ ही नहीं है, फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है? तो निश्चित तौर पर प्राइवेट कॉलेजों में पैसा ज़्यादा लेके वो सब चीज़ें वो प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए बच्चों का रुझान थोड़ा उधर ज़्यादा बढ़ रहा है। इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। कॉलेजों में नियमित रूप से स्टाफ लगाना चाहिए, नियमित शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। जो संविदा पे शिक्षक भर्ती कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर नामांकन सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बढ़ेगा। तो इस बार क्या लगता है जो 70,000 का जो आंकड़ा हुआ है, क्या ये रेशे कम होगा या दोबारा ज़्यादा और बढ़ेगा अब की बार में? देखिए, आंकड़े का तो मुझे ध्यान नहीं, मैंने ऐसा देखा नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर सरकारें प्रयास करेंगी तो सरकारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, जैसे आज अपन महाराजा राजस्थान कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं। अभी वहाँ कट ऑफ 90 से नीचे नहीं आ रही, 85-90 है। तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी थोड़ी और कॉलेजों, सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी है। इस वजह से यहाँ बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को सीट नहीं मिल रही, एडमिशन नहीं मिल रही। तो ऐसी स्थितियाँ यदि दूसरे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की सरकार ने, तो वहाँ भी नामांकन निश्चित तौर पर बढ़ेगा। 30% जो है सीटें खाली है इस बार, दोबारा से जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है आपकी कि इस बार थोड़ा रुझान कम है, कॉलेजों में एडमिशन का जो रुझान है वो कम है, लेकिन बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और यदि फैकल्टीज़ पे ध्यान दिए, सरकारी सीरियस हुई, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के यदि शिक्षा को लेके सीरियस हुए तो निश्चित तौर पर नामांकन बढ़ेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के जो टीचर्स हैं वो बजाय एजुकेशन के वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। सब लोग पॉलिटिकली प्रोग्राम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में करवा रहे हैं और पॉलिटिक्स में वो भाग ले रहे हैं, क्लासें नहीं ले रहे, पॉलिटिकल प्रोग्रामों में ज़्यादा भाग ले रहे हैं। इस वजह से ये गिरावट देखने को मिली है। इस पर सरकार को संज्ञान निश्चित तौर पर लेना चाहिए। सरकारी शिक्षकों को बारिश में क्या मामला है, तो उससे जो है उधर हो रही है, थोड़ा आगे जरूर चलाना बढ़िया हो रहा है जो है बच्चे रुझान तो आपका क्या लगता है, क्या कहना है? देखिए, जो देश में NEP आई, उस NEP में इतना पूंजीवाद भरा पड़ा है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए 2 बार पैसे दोगे, एडमिशन 1-2 बार होंगे, सेशंस के वाइज पैसे अलग अलग। NEP में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली इन्होंने, पर आप जब चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हों, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में हम खड़े हैं, यहाँ पे कितने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, वो बड़ी सोचनीय और बड़ी विचारणीय विषय है। और जो युवा और जो अभी जो नौजवान हैं, इन्होंने तो ये भी कह दिया कि 12वीं के बाद ही आपको संविदा की नौकरी बढ़ जाएगी। तो संविदा की ठेका की प्रथा, इसका तो हम सदियों से विरोध करते आ रहे हैं। जो व्यक्ति एलिजिबल है कि मेरी कैपेसिटी, अगर मेरे को पूरी क्वालिफिकेशन मिलेगी, उसके बाद अगर मेरी क्षमता अगर 1.5-2 लाख रुपए कमाने की है, उसको ये 12वीं के बाद 10-20 हज़ार में तोल देते हैं।
ऐसा क्या आप ऐसा, जब मेरी क्षमताएं अपार है, उस क्षमताओं को रोकने का काम संविदा भर्ती करती है, तो इसमें अंकुश लगना चाहिए। और रही बात प्रवेश की और दाखिले की, जो आज की स्थिति में जो प्रवेश घट रहे हैं, उसका मूल रूप से कारण सरकार की जो नासमझी है वो है कि वो शिक्षा को समझ नहीं पा रही है। वो इसलिए नहीं समझ पा रही है क्योंकि जो इनका हायर एजुकेशन का जो आज बजट है, आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी अभी कोटा आए थे, उन्होंने जब बात करी कि 5 स्ट्रीम्स ऐसी है जिसमें देश की सबसे बड़ी बड़ी, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, यूपीएससी हो, जीईओ और नीट हो, ये 5 ऐसी जो बिल्कुल सब्जेक्ट्स हैं और 5 ऐसे जो एक क्राइटेरिया हम कहें कि जिससे हम व्यक्ति अपना फ्यूचर डिसाइड करता है कि इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है। ये ऐसी 5 स्ट्रीम्स है जिनसे ही देश का पूरा एजुकेशन का बजट मिल जाता है, जो करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए के लगभग बजट है, जो पूरे इनसे ये लोग वसूल लेते हैं हमसे, और वही बजट 1 साल को हमारे को दे देते हैं। इससे भी कुछ 1-2% बजट, 1.40 के लगभग इनका बजट है, तो कुछ थोड़ा सा इजाफा है, वो ही पूरा देश का बजट है। आप बताइए जो हमसे वसूला जा रहा है वही देश का बजट है, तो देश की स्थिति तो गर्त में है। तो सवाल ये है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा रहा है कि इनके ईवीएम में, इनके प्रचार प्रसार में, और जब ये बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं उसमें, तो शिक्षा का स्तर तो गिर रहा है। और ये बात ये नहीं है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी और सरकारी स्कूलों का प्रवेश कम क्यों हो रहा है। प्रवेश इसलिए कम हो रहा है क्योंकि शिक्षा पे किसी का ध्यान नहीं है। शिक्षा के ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है और एजुकेटेड होता है, तो वो सवाल करता है सत्ता से, जो ये लोग नहीं चाहते हैं कि सवाल करे। तो सवाल करेगा, अंदर विचार पनपेगा, चेतना जागेगी, तो वो अपने रोजगार के लिए भी बोलेगा। तो ये चाहते ही नहीं है रोजगार मांगे, तो शिक्षा को तो बिल्कुल ये ढर्रे में बैठा दिया है। रही प्राइवेट कॉलेजों की बात, तो ये तो अंबानी अडानी की कॉलेज हैं, इनमें तो हम जैसे लोग कहाँ पढ़ पाएंगे। अगर मेरे पास 4-5 लाख रुपए का होगा तो मैं क्यों पढ़ूंगा। मेरे लिए तो सरकारी संस्थान है, ना इनके पास सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है, ना रोजगार की सुविधा है, तो बच्चा करे तो करे क्या। आप देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले मैं वीडियो सुन रहा था, कोई प्रसव महिला जब आई, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उनको ये जो चिकित्सा मंत्री थे कैसे कैसे के डांस करते हुए आ रही है। ये इनके जवाब देखिए आप किसी प्रेग्नेंट महिला को ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद अंगूठा छाप हैं। उनको शिक्षा का मतलब ही पता नहीं है। उनकी औलादें विदेश पढ़ती है, विदेश का जो कल्चर है और विदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भारत से काफ़ी अलग है। वहाँ अगर मैं एजुकेटेड हूँ, वहाँ अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कर ली है, तो वहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है कि 30 से 35 हज़ार रुपये से नीचे इसको कोई जॉब नहीं देगा। आज यहाँ मेरी डिग्री की क्या वैल्यू है? 10-12 हज़ार में दिहाड़ी कर रहे हैं, ना मजदूर के बराबर मेरा जो आकलन है वो किया जा रहा है। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लगाम लगानी चाहिए। और ये जो स्तर गिर रहा है, वो गिरता स्तर ये संकेत है कि गरीब किसान मजदूर के बेटे की पढ़ाई पर अंकुश लगाना चाहते हैं। ये जो बड़े जो शोरूम खोल रखे हैं, जो बड़े जो ये शिक्षा के केंद्र, जो दुकानें हैं, जो कोचिंग हब हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो पूंजीपति लोगों के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ वसूली की दुकानें हैं, ना कि शिक्षा की केंद्र। लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल में, सरकारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके अंदर जो एडमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इस साल ही जो है 55,000 और 2 साल के अंदर 70,000 का जो रेशो है वो देखने को लग रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहोगे, क्यों आखिर जो है सरकारी कॉलेजों के अंदर बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं? देखिए, सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेने का आप देखिए कि जब मैं 12th पास करके इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेता हूँ, कोई बच्चा 12th पास करके, वो मेरिट के आधार पर यहाँ एडमिशन्स होते हैं। 95-98 वाले मेरिट को ये फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर देते हैं, 00 मार्क्स। जब वापस बच्चा रिवेल लगाता है तो उसके ऑटोमेटिक मार्क्स 50-60 हो जाते हैं। इन्होंने धंधा बना लिया है। कई लोग इतने डिप्रेशन में हैं कि मैं जब मेरी स्कूल टॉप करके आता हूँ, मेरा जिला टॉप करके यहाँ टॉपर से यहाँ आते हैं, स्टेट टॉप करके यहाँ टॉपर से यहाँ आते हैं, वो आते ही 0 नंबर। क्यों? क्योंकि सवाल निशान प्रशासन पे है। यहाँ पेपर के साथ सीधे आंसर दे दिए जाते हैं। ये बड़ी बात है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, पेपर के साथ आंसर। तो बच्चा आएगा कैसे? बच्चे की शिक्षा के साथ तो खिलवाड़ हो गया, उसके भविष्य का ये अंदाज़ा भविष्य को बेचा जा रहा है। भविष्य की आड़ में उस बच्चे की बलि लगा दी जाती है। इसलिए ये यहाँ पे एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। और एडमिशन्स होने का कारण विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा खुद में खुद है। क्योंकि यहाँ की आप
एडमिनिस्ट्रेशन का देख लो आप, यहाँ एजुकेशन का देख लो, यहाँ क्लासेस का देख लो, यहाँ टीचर्स ही नहीं आते हैं। यहाँ का कि ये पूरे जितने भी सरकारी जो कॉलेजेस है ना उनका विषय है। आप बिल्कुल डर्रे पे हैं। आप बताइए ना, क्या आपके पास ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो 95% वाले को आप 00 देकर फिर रिवेल के नाम पे एक वसूली कर लेते हो और फिर उसके बाद वो बढ़ जाता है। तो आप साफ लिख दीजिए ना उसमें कि 500 रुपये में आपको इतने नंबर मिलेंगे, 200 रुपये में इतने नंबर मिलेंगे, 1000 रुपये में इतनी नंबर पे आपको मार्कशीट क्रेडिट स्कोर दे दिया जाएगा। मतलब एजुकेशन धंधा बन गया। शिक्षा को व्यापार बना दिया है और ये व्यापार सिर्फ और सिर्फ पूंजी कमाने के लिए है। और वो पूंजी क्यों कमाई जा रही है? क्योंकि सरकार बनानी है, ईवीएम का खर्चा वहन करना है, एमएलए मंत्री इसको खरीदना है। तो हमारे ऊपर ये भार है कि हाँ भाई, बंगाल में चुनाव होते हैं तो आपके पैसे से बंगाल में चुनाव हुए हैं, ये रैलियाँ बड़ी बड़ी निकाली जा रही है तो हमारे पैसों से निकाली जा रही है कि आप इसका वहन करोगे। तो ये बड़ा सवाल, ये निशान है सरकार पर। सरकार समझे, शिक्षा को, चिकित्सा को और रोजगार को सुरक्षित करें, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं एनएसयूआई का पदाधिकारी हूँ, एनएसयूआई का इकाई अध्यक्ष हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे देश में तमाम आंदोलन हो रहे हैं। आज नीट में कितने लोग मरे हैं, कितने विद्यार्थियों का बिल्कुल सुसाइड कर लिया है। एनसीवीआर के आंकड़े देखिए आप, कितने हजारों लोग साल भर में कितने स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। तो इन पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। एनएसयूआई पूरे देश में छात्रों के साथ खड़ी है, हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी पूरे देश में के नौजवानों और कौन सा प्रधानमंत्री को आना चाहिए बात करने, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। जब 3 कानून आए तो किसानों से बात भी नहीं की गई। राहुल गांधी जी कम से कम स्टूडेंटों के आगे बात तो कर रहे हैं। ये विपक्ष का काम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को जब मन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन की बात के चैनल चलाते हैं, तो आइए ना हमारे साथ संवाद कीजिए। राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूँ कि वो नौजवानों की बात समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है। मोदी की डिग्री तो खुद की फर्जी अंकुश में है, तो वो शिक्षा के मतलब को नहीं समझ पाएंगे। जो राम के नाम पे बढ़ावा देते हैं वहाँ भी लूट लिया, वो बड़ी बात है कि वहाँ भी चोरी कर ली। मतलब राम के नाम पे वोट बनाकर, सरकार बनाकर वहाँ भी चोर लिए। तो आप बताइए ना, कहाँ तक इनका हाथ है? और ये इनको मतलब ही नहीं है देश से, क्योंकि ये किराएदार हैं। देश के जो असली हकदार हैं हम हैं। कांग्रेस ने इस देश को बनाया, तो हम समझ सकते हैं कि देश बिकना नहीं चाहिए। ये तो किराएदार है, किराएदार क्या समझेगा देश के बारे में? आया, किराया दिया, लूटा, चलना चाहिए। हम जैसे लोग, इसके यहाँ के मूल निवासी हैं, इनको समझना चाहिए। किराएदारों पे भरोसा नहीं है। आने वाले समय में चुनाव है, नौजवान आपको कांग्रेस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है नहीं, कांग्रेस के टाइम पे पेपर लीक हुए नहीं, कांग्रेस के टाइम में पेपर लीक हुए, पर ये तो नहीं है कि उन पर लगाम लगाई नहीं गई, पकड़ा गया। जब राजस्थान में रीट में पेपर लीक हुआ, जालोर की पूरी बस पकड़ी, सारे जेल में। इन्होंने एक व्यक्ति बता दो जो इसको पकड़ा हो, कहाँ है? कहाँ है बताइए ना आप। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तक नहीं दे रहा। कांग्रेस के राज्य में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। रेल मंत्री में जब हादसे हुए, रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? गोविंद सिंह डोटासरा का खुलासा कहाँ हुआ है बताइए? उन्हीं के राज में तो अभी आपको पता चल गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक करवाए हैं। करवाया है ना पेपर लीक, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने भी करवाया। फिर इस हिसाब से गोविंद सिंह डोटासरा पे कार्रवाई चल रही है, तो फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही होगी ना, जांच तो बैठी है ना। वो विषय तो फिर आप इस्तीफा कैसे मांग रहे हो? मेरे को एक बात बताओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में पेपर लीक नहीं हुए। कांग्रेस के राज तो में फिर 2014 से पहले कितने पेपर लीक हुए? आपको कुछ ज्यादा ज्ञान? कार्रवाई भी तो हुई है। कितनों पर हुआ? कितनों पे आप देखिए ना, कितने लोग जेल में। तो आप मुझे बताओ, आपने भी शिक्षा की इतनी बात करी, कांग्रेस ने इस पे कानून बनाया है। क्या पेपर कानून लीक के बनाया? खिलाफ क्या कानून बनाया था? पेपर लीक के खिलाफ कानून। अशोक गहलोत ने कौन सा कानून बनाया था? अशोक गहलोत ने कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसकी संपत्ति पूरी सीज कर दी जाएगी। उसके गोविंद सिंह डोटासरा की संपत्ति क्यों नहीं सीज हुई? बाबूलाल कटारा क्यों नहीं सीज हुई? तो कर रहे हैं वो जेल में। कब करेंगे? तो विचाराधीन है ना। कोर्ट ने फैसला। एक बात बताओ मुझे, 2018 से लेकर 23 के बीच में आपकी सरकार थी। वो कोर्ट का मामला है, वो हमारा मामला नहीं। तो फिर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे मांग रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए मांग रहे क्योंकि उनके राज में पेपर। आप में से एक भी आदमी तब क्यों नहीं आया जब 2018 से लेकर 23 में पेपर लीक हुआ? क्यों नहीं आए? कहाँ है? आप आए? आप आए? एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। क्या प्रदर्शन किया? सरकार के खिलाफ ने कई प्रदर्शन। कोई प्रदर्शन नहीं। आप देखिए ना, मैंने देखा। स्टूडेंट विंग है, हमारी सरकार में भी पेपर लीक होंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार स्टूडेंटों के लिए है। अगर स्टूडेंट के साथ कोई खिलवाड़ करती है तो हम हमारी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करेंगे।